श्वसन तंत्र का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम श्वसन रेस्पिरेशन के बारे में जाने थे। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, अलग अलग जीव का श्वसन अंग क्या होता है, ये सभी के बारे में हम जान चुके थे। इस बारे में इस वीडियो में हम श्वसन मार्ग के बारे में देखेंगे। कैसे वायु प्रवेश करता है, किस मार्ग में सबसे पहले जाता है, लंग्स में कैसे जाता है, कैसे CO2 बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन आ जाता है। तो सबसे पहले हम श्वसन मार्ग देखते हैं। श्वसन मार्ग क्या होता है? श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग किसको कहते हैं? तो श्वसन के दौरान वायु जिस मार्ग का पालन करता है उसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब जिस समय जब हम श्वसन करते हैं, वायु जिस जिस जगह पर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहला जो श्वसन मार्ग है वो आपका कौन है? सबसे पहला श्वसन मार्ग आपका है नोज। नोज है नाक। इसी में सबसे पहले वायु जाता है, वायु में जाती है, सबसे प्राथमिक श्वसन अंग है। तो इस नाक में भी अगर हम पढ़ें, इस नाक में क्या क्या मिलेगा? नॉस्ट्रिल्स मिलेगा। नॉस्ट्रिल्स जिसको कहते हैं नासा द्वार। नासा द्वार, नासा द्वार। इस नासा द्वार से आपका क्या होता है? एयर प्रवेश करता है, एयर एंटर करता है, हवा प्रवेश करता है, हवा प्रवेश करता है। उसके बाद इस नोज में आपका दूसरा नंबर पर क्या रहता है? तो नोज में नेजल कैविटी रहता है। नेजल कैविटी, कैविटी नाक गुहा, नाक गुहा, गुहा। नाक में जो खाली स्थान है उसी को हम क्या कहते हैं? नाक गुहा कहते हैं। ये किस में रहता है? तो नाक। इस नाक गुहा में आपका पाया जाता है ऑल्फैक्टरी रीजन। जिसको कहते हैं घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र, ये घ्राण क्षेत्र क्या करता है? ये स्मेल करता है। स्मेल, स्मेल करके न्यूरॉन के द्वारा ये ब्रेन को भेजता है। सुगंध का जो पता कौन लगाता है? सुगंध का, सुगंध पता लगाकर तंत्रिका तंत्र के द्वारा किसको भेजता है? ये दिमाग को इंफॉर्मेशन देता है। हम लोग जो सुगंध लेते हैं, सुगंध का एहसास होता है, किससे होता है? वो आता है आपका ऑल्फैक्टरी रीजन, घ्राण क्षेत्र से आता है। ये घ्राण क्षेत्र कहाँ होता है? तो नेजल कैविटी में। पूछेगा ऑल्फैक्टरी रीजन कहाँ पाया जाता है? तो नोज में। और ऑल्फैक्टरी रीजन किस सिस्टम का है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस नोज में आपका एक और अंग पाया जाएगा, ये तीसरा भाग है। नोज में आपको देखने को मिलेगा नेजल हेयर, हेयर नाक के बाल, नाक के बाल। इस नाक के बाल को हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं, नाक के बाल को कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। क्वेश्चन पूछेगा नाक के बाल को क्या कहते हैं? तो सीलिया कहते हैं, सीलिया। ये नाक के बाल क्या करता है? तो एयर को फिल्टर करता है। जितने भी छोटे बड़े बड़े धूल कण वायु से प्रवेश करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो एयर लेते हैं तो धूल कण भी जाता है। अगर जो धूल कण जाता है तो नाक के बाल उसको क्या करता है? रोक लेता है। तो रोकने का कार्य कौन करता है? आपका सीलिया, नाक के बाल करता है। ये एयर को फिल्टर करता है। एयर को, इधर हम लिखते हैं, एयर को फिल्टर करता है, छानने का काम करता है। और धूल कण को भी क्या करता है? ये धूल कण को रोक लेता है, रोक लेता है। ये कौन? नाक के बाल। और इस नाक में आपका, जो नाक में चौथा नंबर पर आपका पाया जाएगा नेजल वाटर। नेजल वाटर इस नाक में, जिसको कहते हैं नाक का पानी। नाक का पानी, पानी, नाक के पानी को हम क्या कहते हैं? तो म्यूकस कहते हैं। म्यूकस, म्यूकस सलेस्मा,
सलेस्मा कहते हैं, हिंदी में सलेस्मा करते हैं। ये नाक का पानी क्या करता है, तो हवा को गीला करने का काम कौन करता है, नाक का पानी हवा को गीला कर देता है, गीला करता है। पहले देखिए, ये नाक के बारे में हम जाने। पहले ये श्वसन मार्ग कहाँ से शुरू होता है, तो नाक से। नाक में आपका मिलता है नोस्टिस, नासाद्वार। ये दो वन पेयर होता है, वन पेयर एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी और संख्या में 2 होता है। इसके द्वारा क्या होता है, हवा प्रवेश करता है। उसके बाद आपका क्या मिलता है, तो नेजल कैविटी मिलता है। नेजल कैविटी कहते नाक गुहा। इस नाक गुहा में आपका ऑल्फैक्टरी रीजन, घ्राण क्षेत्र पाया जाता है, जो सुगंध का एहसास कराता है। उसके बाद नेजल हेयर, नाक के बाल। ये नाक के बाल को सिलिया कहते हैं, जो हवा को क्या करता है, फिल्टर छानने का काम करता है, धूल कण को रोक लेता है। उसके बाद नेजल वाटर पाया जाता है, नाक का पानी, जो क्या करता है, म्यूकस, जिसको हवा को गीला कर देता है, जिसको म्यूकस या सलेस्मा करते हैं। अब देखिए, इस नोज के बाद आपका किसमें जाएगा, वायु आपका जाएगा दूसरा नंबर में जाएगा फेरिंग्स में। नोज पहले जाएगा नाक, नाक के बाद जाएगा आपका फेरिंग्स में, जिसको कहते हैं ग्रसनी। ये ग्रसनी क्या होता है, देखिए, एक होता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो एक है नाक वाले भाग जिससे एयर जाता है, और एक माउथ, मुख हुआ, जिससे भोजन जाता है। तो ये कुछ जगह माने कि दोनों जाता है अलग अलग बात से, अलग अलग अंग से, लेकिन आगे जाके ये दोनों का रास्ता एक ही मार्ग में हो जाता है। तो इस रास्ते को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फेरिंग के नाम से हम जानते हैं। दोनों रास्ता जब सेम हो जाता है, नेजल कैविटी भी और माउथ का भी, भोजन जिस नाल से जब भोजन जाएगा वो भी रास्ता और वायु जाएगा, दोनों जब सेम होगा उसी हम क्या कहेंगे, फेरिंग्स कहेंगे। तो फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पाथवे फॉर द रेस्पिरेटरी, डायरेक्ट हम लिखते हैं आर माने रेस्पिरेटरी, एस माने सिस्टम, एंड डी माने एंड डाइजेस्टिव सिस्टम माने कॉमन पाथवे फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यह पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग है, उभयनिष्ठ मार्ग है। कौन, तो आपका है मार्ग, कौन है, मार्ग है ग्रसनी। ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों एक ही रास्ता से आता है, किससे, फेरिंग से आता है। अब आपका नोज के बाद गया फेरिंग्स के बाद आपका एयर जाएगा किसमें, तो तीसरा नंबर पर आपका जाएगा, तीसरा जो नंबर है आपका जाएगा लैरिंग्स में। 3 नंबर पर जाएगा लैरिंग्स, जिसको कहते हैं स्वर तंत्र भी हम कहते हैं। देखिए, ये लैरिंग्स में जाता है। इस लैरिंग्स पर देखिए, ये जो होता है ना विंड पाइप, एक होता है विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। फूड पाइप से भोजन जाता है, 2 पाइप होता है, एक होता है विंड पाइप और एक होता है फूड पाइप। फूड पाइप से भोजन जाता है और विंड पाइप से क्या जाता है, वायु जाता है। तो विंड पाइप पर क्या रहता है, लैरिंग्स रहता है, किस पे, विंड पाइप पर। जब नोज के बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जब जाएगा, वायु जाता है, इस लैरिंग्स में आपका पाया जाता है वोकल कॉर्ड से पाया जाएगा, वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु। ये स्वर रज्जु क्या होता है, पतला पतला झिल्ली होता है, पतला पतला मेम्ब्रेन होता है, किसका, लैरिंग्स का होता है। अब ये पतला पतला लैरिंग्स तरह, इसमें मान लीजिए झिल्ली की तरह, ऐसी बातें क्या करेगा, वायु प्रवेश करेगा। अब ये वायु प्रवेश करेगा तो ये झिल्ली में क्या होगा, झिल्ली टकराएगा तो आपस में इसमें क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा।
तो स्वरज्जु में वायु प्रवेश करने के कारण क्या होता है, इसमें एयर आने के कारण वाइब्रेट उत्पन्न होता है। एयर से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट उत्पन्न होता है। रेट माने ये कंपन उत्पन्न करता है। कौन? हवा प्रवेश करने के कारण नोज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जब विंड पाइप में आता है उससे पहले लैरिंग्स में आता है। लैरिंग्स में क्या रहता है, पतला पतला झिल्ली रहता है, जिसके कारण क्या होता है, तो इसमें कंपन उत्पन्न होता है इसके झिल्ली में। और जब कंपन उत्पन्न होता है तो कंपन से ही आप सुने होंगे कि ध्वनि का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ध्वनि का, साउंड का निर्माण होता है। ये ध्वनि कौन निर्माण करता है? तो लैरिंग्स कर रहा है। इसलिए लैरिंग्स को हम लोग कहते हैं साउंड बॉक्स कहते हैं, साउंड बॉक्स, या इसी कहते हैं ह्यूमन साउंड बॉक्स, ह्यूमन साउंड बॉक्स। मानव ध्वनि यंत्र के नाम से हम किसको जानते हैं? तो आपका है साउंड बॉक्स। देखिए ये जो ध्वनि यंत्र जो है ये आपका पूछेगा किस पे रहता है, फूड पाइप पर या विंड पाइप पर। विंड पाइप माने वायु नलिका पर, तो किस पे रहता है? ये वायु नलिका पर रहता है, विंड पाइप पर रहता है। इसका हम लिख सकते हैं विंड पाइप अटैच माने स्थित रहता है, अटैच्ड। अब देखिए ये कहाँ पर रहता है? तो वायु नलिका पर, वायु नलिका पर स्थित रहता है, अब देखिए लेकिन पक्षी भी आवाज निकालता है। पक्षी में जो आवाज इसी तरह से उसमें प्रोसेस है, उसमें भी आवाज ऐसे निकलता है, लेकिन उसका साउंड जैसे हम लोग का साउंड बॉक्स क्या लैरिंग्स है, उसका साउंड बॉक्स होता है सैरिंग्स। क्या होता है? सैरिंग्स होता है, सैरिंग्स। पक्षी में बर्ड्स का पक्षी का वॉइस बॉक्स क्या होता है? वो आपका होता है सैरिंग्स होता है। ये किसके बारे में हम जाने? लैरिंग्स के बारे में हम जाने। हम 2-3 पॉइंट क्लियर किए। पहले देखें नोज में नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, नेजल हेयर और नेजल वाटर। उसके बाद देखें फेरिंग्स जिसको कहते हैं ग्रसनी। ये क्या होता है? कॉमन पाथवे फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, माने यह पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। इससे भोजन भी जाता है और क्या जाता है? वायु भी जाता है। किससे? तो फेरिंग्स के द्वारा जाता है, ग्रस में। उसके बाद आपका वायु किस में आएगा? तो आपका आएगा लैरिंग्स में, स्वर तंत्र में जाएगा। जब इसमें जाएगा तो इसमें इससे पहले क्या रहता है? तो इसमें स्वरज्जु रहता है, पतला पतला झिल्ली। जब वायु जाता है तो झिल्ली में जाने के कारण क्या उत्पन्न होता है? कंपन, और कंपन से क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि का निर्माण होता है। इसलिए इसको कहते हैं साउंड बॉक्स और ह्यूमन साउंड बॉक्स, मानव ध्वनि यंत्र। और ये कहाँ पर रहता है? तो विंड पाइप पर। पक्षी में भी यह इसी प्रकार क्रिया होता है, लेकिन पक्षी में ध्वनि यंत्र का दूसरा नाम होता है क्या? उसमें होता है सैरिंग्स नाम होता है। अब ये किस में जाएगा? ये आपका देखिए ये विंड पाइप में जाएगा। अब हम विंड पाइप के बारे में हम जानते हैं। ये जो है पहले आया नोज में, नोज के बाद क्या आया? फेरिंग्स के बाद आया लैरिंग्स के बाद आपका आएगा कौन? विंड पाइप में वायु आता है। ये विंड पाइप जो होता है ये नली की तरह संरचना होता है। तो चौथा नंबर किस में आएगा? आपका विंड पाइप। विंड पाइप कहे या इसी का दूसरा नाम क्या है? ट्रेकिया। वायु नलिका या इसी कहते हैं श्वास नली, इसी हम जानते हैं। ये जो श्वास नली होती है इसकी लंबाई अगर बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है ये 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 12 से आपका होता है 12.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये देखिएगा ट्रेकिया, इसी से वायु क्या होता है? प्रवेश करता है। जब वायु किस में? तो लंग्स में जाते रहता है। लंग्स में जाएगा किसके द्वारा? तो आपका जाएगा
विंड पाइप के द्वारा जाएगा। जब ये विंड पाइप में जाता है, मान लीजिए कभी कभी ये वायु प्रेशर से आएगा, अगर जो वायु तेजी से आएगा, प्रेशर से आएगा तो ये फट भी सकता है। इसको सुरक्षा के लिए एक कार्टिलेज लगा दिया जाता है। इस कार्टिलेज का क्या नाम होता है? इस कार्टिलेज का नाम होता है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज, कार्टिलेज। उपास्थि, उपस्थित परत लगा दिया जाता है। ये परत कितना होता है? ये 9 परत लगा जाता है। हाइलिन कार्टिलेज 1 2 मैंने कि 9 परत इस पे लगा दिया जाता है। संख्या में कितना? 9। और इसका जो आकार होता है ये सी शेप का होता है। देखते हैं सी उल्टा करके दिए, इसका सी शेप होता है। शेप को बात करें तो ये सी शेप का हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप, सी शेप का हाइलिन कार्टिलेज, इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? विंड पाइप के द्वारा। अब देखिए ये क्या है? विंड पाइप है। ये विंड पाइप आ रहा है और दोनों ये क्या है? लंग्स है, फेफड़ा है। ये दोनों फेफड़ा में क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। दोनों फेफड़ा में क्या हो गया? बट गया। इसको हम लिख सकते हैं कि विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप, पाइप डिवाइडेड, divided into both lungs, माने वायु नली, वायु नली दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। दोनों फेफड़ा में विभाजित हो गया। लेकिन ये विंड पाइप तो विभाजित हो गया, लेकिन ये विंड पाइप फिर विभाजित होगा। पहले विभाजित हुआ और अब दूसरा बार जब विंड पाइप विभाजित होगा, यही विंड पाइप, इसका दूसरा नाम पड़ जाएगा। ये विंड पाइप फिर दूसरे भाग में क्या होगा? बट जाएगा। एक भाग और में ये बट जाएगा। जब ये दूसरा बार विभाजन करेगा, पहला विभाजन किया, देखिए पहले समझिए, ये आया विंड पाइप, जब ये बट गया तो हम लिखे वायु नली दोनों फेफड़ा में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। ये जो विभाजित होता है, ये पहला बार जो विभाजित हुआ, इस भाग को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई। हिंदी में भी क्या कहते हैं इसको? ब्रोंकाई कहते हैं। लिखते हैं फर्स्ट, ये ट्रेकिया बताइए, विंड पाइप में इसका पहला विभाजन हुआ, और पहला विभाजन क्या कहलाया? ब्रोंकाई कहलाया। हम वहीं पर लिखते हैं विंड ट्रेकिया, इसी को विंड पाइप कहते हैं, इसी ट्रेकिया कहते हैं। लिखते हैं ट्रेकिया, फर्स्ट डिवीजन ऑफ विंड पाइप, फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रेकिया। वायु नली का प्राथमिक विभाजन बताइए। वायु नली का प्राथमिक विभाजन क्या कहते हैं? इसको हम क्या नाम दिए? ये वायु नली जब प्रथम बार बट गए तो इसको हम क्या नाम दिए? ब्रोंकाई। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हो गया। अब देखिए ये ब्रोंकाई फिर विभाजित हो गया। ये ब्रोंकाई फिर अलग अलग संरचना में विभाजित हो गए। कई संरचना में यहाँ पे विभाजित हो रहा है। हो गया विभाजित, ये ऐसे बट गया है। ये जो बट गया है अलग अलग संरचना में, ब्रोंकाई बटा है, और ट्रेकिया भी। ट्रेकी देखिए जब ये बट गया, ये अलग अलग संरचना में बच गया, कई गुच्छा की तरह संरचना, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं।
चलिए अब ये देखिए ब्रोंकियोल्स बटा है, लेकिन ये ट्रेकिया आ रहा था विंड पाइप। तो विंड पाइप पहले ही जब पहला बार जब बटा तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। जब ये दूसरा बार बटा तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ये वायु नलिका का क्या है, दूसरा बार विभाजन है। लेकिन जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो ये ट्रेकिया है, इसको ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई ये पहला बार बटा है। जब ये विंड पाइप जब दूसरा बार पहला बार बटा तो क्या गया, ब्रोंकाई। जब दूसरा बार बटा तो ब्रोंकियोल्स। लेकिन जब ये ब्रोंकाई जब पहला बार बटा तो ब्रोंकाई का भी विभाजन हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। अब हम इसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं, ब्रोंकियोल्स। लिखते हैं सेकेंड डिवीजन, दूसरा नंबर में लिखिएगा सेकेंड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया। देखिए ये वायु नली का दूसरा बार विभाजन हुआ है। और एंड हम लिखते हैं, एंड फर्स्ट विभाजन किसका, एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ किसका, तो ब्रोंकाई। देखिए इसको हिंदी में कहें तो वायु नली का दूसरा विभाजन एवं ब्रोंकाई का प्राथमिक विभाजन ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स कहलाता है, ब्रोंकियोल्स। अब देखिए बता दिए, जब वायु नली प्राथमिक विभाजन है तो ब्रोंकाई और दूसरा बार विभाजन है क्या, ब्रोंकियोल्स। फिर ये देखिएगा ये जो ब्रोंकियोल्स है ये भी आगे की तरह निकलेगा और गुच्छा की तरह संरचना बना लेगा। कई सारे गुच्छा की तरह संरचना बनाना, अलग अलग जगह से संरचना बनाएगा गुच्छा। ये जो संरचना बना है, ये देखिए ट्रेकिया जो आ रहा था विंड पाइप, इसका तीसरा विभाजन हुआ। पहला बार बना ब्रोंकाई, दूसरा बार ब्रोंकियोल्स और तीसरा बार एल्वोअली बना, इसको कहते हैं एल्वोअली। ये किसका, ट्रेकिया का तीसरा बार विभाजन हुआ। लेकिन देखिएगा तो ब्रोंकाई का ये दूसरा बार विभाजन हुआ है। ब्रोंकाई का प्राथमिक विभाजन क्या हुआ है, जब प्राथमिक विभाजन हुआ ब्रोंकियोल्स और दूसरा विभाजन क्या हुआ, एल्वोअली। लेकिन ब्रोंकियोल्स का ये पहला विभाजन है। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं, ये इसका अंतिम पॉइंट है क्या, थर्ड डिवीजन किसका होगा, थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया और सेकेंड डिवीजन ऑफ सेकेंड डिवीजन ब्रोंकाई और फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रोंकियोल्स। माने ये तीनों अगर हिंदी में कहें तो ये प्राथमिक विभाजन किसका, प्राथमिक, ये हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, वायु नली का तीसरा विभाजन और ब्रोंकाई का दूसरा विभाजन और ब्रोंकियोल्स का प्राथमिक विभाजन। ये क्या कहलाएगा, एल्वियोली कहलाएगा। एल्वियोली जिसको कहते हैं कुपिका कुपिका या वायु कोष्ठ कहते हैं, वायु कोष्ठ के नाम से जानते हैं। जो गुच्छा की तरह जो संरचना, इसको हम क्या कहते हैं, एल्वोअली, वायु कोष्ठ या कुपिका कहते हैं। अब यही आपको संरचना देखने को मिलेगा।
अब हम किसके बारे में हम देखेंगे, एल्वोअली और लंग्स के बारे में, तब हम डायफ्राम के बारे में हम देखेंगे। ये पहले देखिए विंड पाइप, जो विंड पाइप की लंबाई कितनी होती है, 12 से 12.5 सेंटीमीटर। ये इसके ऊपर हाइलिन कार्टिलेज लगा दिया जाता है, ये 9 होता है इसकी संख्या हाइलिन कार्टिलेज की। इसकी आकार कैसी होती है, सी शेप की। जब ये पहला बार बटा, ये दोनों फेफड़ा में बट जाता है। जब ये पहला बार बटा तो क्या कहलाया, ब्रोंकाई कहलाया। ये पहला बार बटा तो इसको हम क्या कहें, ब्रोंकाई। जब ये दूसरा बार विभाजन हुआ तो इसको कहें ब्रोंक्यूलिस, और जो गुच्छा की तरह संरचना मिला इसको हम क्या कहें, एल्वियोअली। देखिए अब ये जो एल्वियोअली है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। पहले आया विंड पाइप, विंड पाइप के द्वारा कौन, ब्रोंका, ब्रोंकियो के बाद ब्रोंक्यूलिस, उसके बाद एल्वियोअली। अब हम एल्वियोअली के बारे में हम देखते हैं। चलिए, एल्वियोअली जो है आपका 7 नंबर पॉइंट है। एल्वियोअली जिसको क्या कहते हैं, कुपिका, कुपिका कहते हैं। ये देखिएगा, ये गुच्छा की तरह आपको संरचना मिलेगा, अलग गुच्छा की तरह आपको संरचना में, अंगूर के गुच्छा की तरह, अंगूर में जैसे गुच्छा रहता है उसी प्रकार ये संरचना लंग्स में केवल यही देखने को मिलेगा की तरह। इसकी संरचना कैसे होता है, इसकी संरचना आपका होता है ग्रेप्स, ग्रेप्स लाइक्स, लाइक स्ट्रक्चर्स, मैंने ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स, अंगूर जैसी, अंगूर जैसी, जैसी संरचना, संरचना किसकी होती है, तो कुपिका की होती है। ये जो कुपिका होती है, ये फेफड़ा जो है, ये लंग्स है, इसका यूनिट है। इसी से क्या मिलकर बना है, तो लंग्स मिलकर बना है। जिस प्रकार हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, तो सेल से मिलकर बना है, उसी प्रकार जो लंग्स है उसका लंग्स किससे मिलकर बना है, तो ये एल्वियोअली से मिलकर बना है। इसको हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं, यूनिट ऑफ लंग्स, ऑफ लंग्स। एक फेफड़ा की, फेफड़ा की इकाई, इकाई कौन है, इकाई कौन है, तो आपका है एल्वियोअली। दूसरा पॉइंट है, ये क्या है, लंग्स का सेल भी है। लंग्स जब एक अंग है, कोई भी अंग किससे मिलकर बनता है, तो कोशिका से मिलकर बनता है। ये लंग्स का क्या है, सेल भी है, सेल ऑफ, सेल ऑफ लंग्स, लंग्स माने फेफड़ा, फेफड़ा की कोशिका, कोशिका कौन है, तो वो आपका कौन हो जाएगा, एल्वियोअली, कुपिका हो जाएगी। ये तो आप हम संरचना देखें। जब इसको देखिएगा, एक अगर हम जूम करके देखेंगे, इसके पास देखिए, इसके पास में सरफेस एरिया ऐसे करके आपको संरचना मिलेगा, ये ऐसे करके यहाँ पर एक संरचना मिलेगा। इसके बीच में कुछ सतह है, इसको कहते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र, सतह क्षेत्र। इस सतह क्षेत्र से क्या करेगा, ये एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा, गैसों का क्या करेगा, ये एल्वियोअली विनिमय करेगा। अब कैसे करेगा, इसी से करेगा, हम बताते हैं, एक्सचेंज, एक्सचेंज, चेंज ऑफ गैस, गैस, गैसों का, गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान किससे करता है, तो ये अपने एरिया, सरफेस एरिया से करता है। अब देखिए एक बात समझिए, जो वायु आता है, आता है तो एयर आता है, और हमारे शरीर को, हमारे कोशिका को क्या जरूरत है, उसको ऑक्सीजन जरूरत है। ऑक्सीजन यहाँ पर इसी एल्वियोअली में क्या होता है, एल्वियोअली से ऑक्सीजन को सेल तक भेज दिया जाता है, और CO2 जो बना है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एक बात समझिए इसमें कैसे होता है, ये एल्वियोअली है, इसमें देखिए, इसमें पहले से मौजूद क्या है, 2 सेल, एक ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होगा जब हम बाहर छोड़ेंगे तो उसमें तो वो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, उस समय क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगा। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर क्या है, कम है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बाहर छोड़ना है, बाहर पहुंचाना है, बाहर भेजना वायुमंडल में, इसकी मात्रा क्या है यहाँ पर, अधिक है। ये शरीर की बात करते हैं, रक्त में बात करते हैं, एल्वियोली में। अब देखिए ये जो आ रहा है किसके द्वारा, तो वायु नली से, यहाँ से आएगा जो वायु आएगा, हवा जो आता है, गैसों का मिश्रण, उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है उसमें, ऑक्सीजन अधिक, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है उसमें, कम होता है। पहले देखिए जो वायु आ रहा है, वह हम जो सांस ली, सांस ऐसे करके लिए, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। और जो हमारे शरीर में पहले से जो गैस है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर क्या है, कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां पर ज्यादा है। ये डिफरेंस याद है। जो शरीर, ये किसका बात करते हैं, हम शरीर मैंने सेल, रक्त को बात करते हैं, रक्त में। और ये जो आ रहा है श्वसन मार्ग से, ये वायुमंडल का बात करते हैं, वायुमंडल का बात करते हैं। तो वायुमंडल में देखिए ऑक्सीजन अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। और रक्त में देखिए ऑक्सीजन क्या है, कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है। आप लोग एक क्रिया सुने होंगे, सांद्रता या मिश्रण क्रिया समझे होंगे। मिश्रण में क्या होता है, अधिक सांद्रता से अधिक अणु वाले जगह से कम की ओर गति करता है। ये देखिए ये ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या अधिक है। ये अधिक है तो कम की ओर गति करेगा कि ये इधर की ओर करेगा। ये जो अधिक है ये जाएगा कम, ये जहाँ कम की ओर गति करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है रक्त से किस में मिल जाएगा, कम वाले, वायुमंडल वाले में मिल जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, अधिक है, तो ये अधिक से कम वाले की ओर आएगा। तो देखिए ये कैसे विनिमय हुआ। तो हमारे शरीर में हमको क्या जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो ये ऑक्सीजन अधिक था वायुमंडल में, जहाँ कम था कहाँ था, हमारे रक्त में, अधिक से आ गया किस में, कम में चला गया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में क्या था, अधिक मात्रा में था, तो ये अधिक था तो ये कम वाला की ओर जाएगा, ये कम वाला की ओर चला जाता है। इसी प्रकार गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। ये था हम एक स्ट्रक्चर के बारे में, ऐसे हजारों होता है, क्योंकि फेफड़ा इसी से मिलकर बना होता है। ये करीब करीब इसमें 1 लाख 1 लाख 2 लाख इसमें इसकी एल्वियोली क्या होती है, संख्या होती है। आप एल्वियोली के बारे में जाने, पहले बोले एल्वियोली जिसको कोशिका कहते हैं, ये अंगूर की तरह रचना होता है, अंगूर जैसी संरचना। ये फेफड़ा की क्या है, इकाई है, और फेफड़ा की कोशिका भी है। इसमें सरफेस एरिया होता है जिससे क्या करता है, गैसों का एक्सचेंज करता है, गैसों का विनिमय। यही हुआ गैसों का विनिमय कर रहा है। ये अधिक अणु से कम की ओर आ रहा है और कम से अधिक की ओर जा रहा है। ये गैसों का विनिमय हो गया। अब हम किसके बारे में देखते हैं, लंग्स के बारे में। पहले देखिए, पहले हम आपका श्वसन मार्ग कंप्लीट कर दिए। पहले एयर किस में आया, तो आपका आया नोज में, नाक में आया। उसके बाद आपका किस में आया, तो फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स में। उसके बाद लैरिंग्स के बाद आपका किस में आया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया के बाद किस में आया, तो ब्रोंकाई में आया। ब्रोंकाई के बाद आप ब्रोंक्योलेस में आया। उसके बाद आपका आया एल्वियोली। ये इससे ये श्वसन मार्ग है आपका, तब ना आएगा लंग्स में। इसके होते हुए कहाँ पर आया है, आपके लंग्स में। तो आपको अब हमको क्या देखना है, लंग्स के बारे में। तो पहले याद करिए, पहले नोज में गया, नोज में फेरिंग्स में गया, उसके बाद लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वियोली में। उसके बाद किस में पहुंचेगा, तो आपका लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स क्या है, क्या यहीं पर क्या हो गया, गैसों का विनिमय हो गया। अब हम लंग्स के बारे में जानेंगे। देखिए अब हम देखते हैं किसके बारे में, लंग्स के बारे में। तो देखिए लंग्स क्या होता है, लंग्स जिसको क्या कहते हैं, फेफड़ा, और हिंदी में कहे तो, और इसका नाम क्या है, फुफ्फुस।
फुफ्फुस। चलिए देखिए, इस लंग्स के बारे में हम जानते हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? स्टडी। स्टडी, अध्ययन। अध्ययन, इसका जो अध्ययन है वो कहलाएगा पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी कहलाएगा। पुल्मोनोलॉजी, लॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। अब देखिए इसका लोकेशन। लोकेशन, जगह। थोरेसिक कैविटी, जिसको कहें वक्ष गुहा, ये कहाँ पाया जाता है? तो वक्ष गुहा में पाया जाता है। अब ये देखिए इसका कलर कैसा होता है? कलर, कलर, कलर से देखिएगा तो इसका जो रंग होता है, ये आपका रंग होता है पिंक कलर का। पिंक, गुलाबी कलर का। गुलाबी कलर का आपका क्या होता है? फेफड़ा होता है, गुलाबी कलर का। उसके बाद जो वेट का बात करें, वेट, वेट वजन का बात करें, इसकी जो वजन होती है 1.5 से 1.7 kg तक होता है इसका वजन। और ये देखिएगा, ये देखें स्टडी पुल्मोनोलॉजी, लोकेशन थोरेसिक कैविटी, कलर इसका पिंक होता है, वेट इसका कितना होता है? 1.75 से 1.7 kg होता है। ये देखिए इसको कहते हैं राइट लंग्स कहते हैं, उसको कहते हैं लेफ्ट लंग्स। ये दो जोड़ी होता है, ये हम ये भी लिखते हैं। लंग्स कितना होता है? 1 पेयर, ये 1 पेयर होता है। 1 पेयर, 1 पेयर, एक जोड़ी, एक जोड़ी होती है, और संख्या में 2 होता है, 2 होता है। ये इसको कहते हैं राइट लंग्स, इसको कहते हैं लेफ्ट लंग्स। तो राइट जो है, राइट जो लंग्स है, और ये लेफ्ट जो है, लेफ्ट वाला जो होता है ये छोटा होता है। अब क्यों छोटा है? तब इसके बीच एक गड्ढा की तरह होता है, छोटा गड्ढा की तरह संरचना। इस गड्ढा में आपका माने गुहा रहता है, जिसमें आपका रहता है हृदय। ये हृदय, हार्ट जो होता है ये आपका लेफ्ट लंग में रहता है, लेफ्ट लंग्स में रहता है। और राइट लंग्स इसके कारण बड़ा हो जाता है, और लेफ्ट लंग्स कैसा होता है? छोटा। इसलिए भी हम पॉइंट लिखते हैं, लेफ्ट लंग्स, लंग्स क्या होता है? स्मॉल होता है, स्मॉल। बायां जो फेफड़ा है, फेफड़ा क्या होता है? छोटा होता है, छोटा। और दायां फेफड़ा जो राइट है, राइट लंग्स, ये क्या होता है? ये लार्ज होता है, लार्ज, बड़ा होता है, बड़ा। बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। अब देखिए इस फेफड़ा के ऊपर एक झिल्ली लगा दिया, झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है। दूसरा पॉइंट, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन झिल्ली होती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहते हैं पलूरा, पलूरा झिल्ली कहते हैं। ये जो पलूरा झिल्ली है, ये 2 झिल्ली से मिलकर बना होता है। ये जो पलूरा जो झिल्ली है, ये 2 झिल्ली से मिलकर बना होता है, एक विसरल झिल्ली और एक पैराइटल झिल्ली। विसरल पलूरा, पलूरा और पैराइटल पलूरा, पलूरा इसको कहते हैं। ये जो है ये आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली, और ये जो है ये बाहरी झिल्ली है। और जब ये दोनों झिल्ली मिल जाता है तो यही निर्माण करता है कौन? पलूरा झिल्ली। ये देखिए ये जो लंग्स है, इस लंग्स में 2 झिल्ली, एक अंदर की ओर झिल्ली है और एक इससे बाहर की ओर झिल्ली है। जो बाहर को जो झिल्ली है ये कौन है? पैराइटल झिल्ली। और जो आंतरिक जो झिल्ली है वो क्या है? विसरल झिल्ली है। तो ये जब दोनों झिल्ली मिल जाता है, किस झिल्ली का निर्माण करता है? पलूरा, पलूरा झिल्ली का निर्माण करता है, पलूरा झिल्ली का। अब हम लंग्स के बारे में हम
देख लिए। लंग्स का वजन, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो पल्मोनोलॉजी कहलाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? तो गुलाबी रंग होता है। लेकिन आप स्मोकिंग करते हैं तो ये आपका डार्क रंग हो जाता है, भूरा रंग हो जाएगा। अब इसका वजन कितना होता है? तो दोनों का होता है 1.5 से लेकर 1.7 केजी के बीच में होता है। ये दो जोड़ी होता है, दो लंग्स होता है। लेफ्ट जो बायां फेफड़ा छोटा होता है, क्योंकि इसमें एक नोज पाया जाता है, कैविटी पाया जाता है जिसमें क्या रहता है? हार्ट रहता है, हृदय रहता है, जिसको हृदयक गुहा कहते हैं। इसको हम क्या का नाम देते हैं? हृदयक गुहा, कार्डियक नोज इसको हम कहते हैं। इस जो खाली जगह उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक नोज के नाम से हम जानते हैं। ये जो लेफ्ट वाला है वो छोटा है और राइट वाला लंग्स जो है क्या है? वो बड़ा है। उसके बाद देखिए इसमें झिल्ली है, जिसको हम कहते हैं पलुरा झिल्ली कहते हैं। जो दो झिल्ली से मिलकर बना है, एक विस्लर पलुरा और एक पैराइटल पलुरा से, जिसको ये आंतरिक झिल्ली है और ये बाहरी झिल्ली है। इसके नीचे आपका क्या रहता है? डायफ्राम रहता है। डायफ्राम के बारे में थोड़ा लिखते हैं। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का। और ये मांसपेशीय अंग है। कैसा अंग है? तो मांसपेशीय अंग है। कौन? ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम क्या करता है? जब हम सांस लेते हैं, तो ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, झुक जाता है। नीचे चल गया, सांस लेने पर क्या होता है? ये नीचे झुक जाता है। जब सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। ये श्वसन में क्या करता है? मदद करता है। तो श्वसन में इसका क्या होता है? मदद होता है। ये अगर डायफ्राम नहीं रहेगा तो श्वसन की क्रिया नहीं होगा। अगर जो मान लीजिए कि ये श्वसन क्रिया हो रहा है, अगर जो कोई जा रहा है, अचानक अगर जो देखिएगा एक्सीडेंट होगा तो उसका नहीं हाथ टूटेगा, नहीं पैर टूटेगा, ये अचानक मर जाएगा। उस समय उसका डायफ्राम ही टूट जाता है। और डायफ्राम जब टूट जाता है, इसमें कोई माने कि हड्ड को नहीं कोई नीचे लाने वाला होता है और नहीं कोई ऊपर, तो इसमें श्वसन क्रिया होगा ही नहीं। जब हम सांस अंदर नहीं लेंगे तब तक श्वसन क्रिया होगा नहीं। तो ये डायफ्राम टूटने के कारण क्या होता है? मौत हो जाता है। लेकिन अगर जो हम बात करें गर्भवती महिला, तो उसके गर्भ में, उसके यूट्रस में क्या चलाता है? बच्चा चलाता है। उस समय ये डायफ्राम क्या होगा? नीचे आ नहीं पाएगा। उस समय श्वसन कैसे होता है? उस समय रिप्स इसमें पाया जाता है, महिलाओं में रिप्स से उस समय श्वसन होता है। लेकिन डायफ्राम के टूटने से क्या होता है? व्यक्ति का मौत हो जाएगा। तो पूछेगा श्वसन की क्रिया में जब हम सांस को अंदर लेंगे तो डायफ्राम क्या होगा? नीचे हो जाएगा, और सांस जब हम छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? ऊपर चलाएगा। ये डायफ्राम कहाँ रहता है? तो बीनीथ ऑफ लंग्स। बीनीथ माने होता है किसी के नीचे। जैसे अगर जो हम अपना ऊपर ये मार्कर रख देते हैं तो हम किसके नीचे हैं? मार्कर, बीनीथ ऑफ मार्कर माने मार्कर के हम क्या है? नीचे हैं। उसी प्रकार जो ये जो डायफ्राम है किसके नीचे? तो लंग्स के नीचे है, फेफड़ा के नीचे पाया जाता है। और देखिए ये जो वक्ष गुहा, इसको हम कौन गुहा कहे थे? ये लंग्स किसमें रहता है? वक्ष गुहा। और जो आहार नाल वाला है उसको हम कहें उदर गुहा। ये वक्ष गुहा और आहार उदर गुहा को भी अलग करता है। क्वेश्चन पूछेगा उदर गुहा और वक्ष गुहा को कौन अलग करता है? ये आपका डायफ्राम करता है। अब बच गया एक टॉपिक, कौन? तो ब्रीदिंग बच गया, और कुछ नोट्स पॉइंट वाले बच गया, उसको हम अगला वीडियो में हम कर देंगे। इतना आप समझे होंगे। इससे पहले हम वीडियो 1 बना दिए, इसका हम पार्ट 3 तक बना दिए। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए, तब इसका कंप्लीट आपको समझ में आएगा। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।